नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी ही कई खबरों का पिटारा हम लेकर आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले बात हम करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स और कमिश्नर से कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। प्रदेश में गुम हुए बच्चों की बरामदगी के संबंध में की गई कार्रवाई सराहनीय है, ऐसा मीटिंग में बताया गया। जनवरी में 2444 अपहृत बालिकाओं की बरामदगी कर ली गई है। अपहृत बालिकाओं की खोज को लेकर अच्छी कार्रवाई करने वाले जिले बैतूल, अशोकनगर, होशंगाबाद, सीहोर और रायपुर हैं। और अभी ताजा खबर आ रही है, जहां जिस तरह से नसीहत दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को, तो कार्रवाई भी कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करी है। बैतूल कलेक्टर को हटाया गया है, नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को भी हटाया गया, निवाड़ी एसपी वाहनी सिंह भी हटाई गई। तो ये वो लोग हैं जिनके काम में लापरवाही बरती गई और जिसके बाद आनन फानन में एक्शन लिया गया और शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को हटाया। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सीएम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश में। पहले उन्होंने कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की, नसीहत दी और नसीहत देने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जिनके काम में लापरवाही पाई गई। क्या कहेंगे? और बैठक के बाद उन्होंने समीक्षा की। पिछली 2 बैठकें भी हो चुकी हैं कमिश्नर, कलेक्टर्स, एसपी, आईजी के साथ। वो 2 बार भी पिछली मीटिंगें कर चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे भी चर्चा कर चुके हैं और परफॉर्मेंस को उन्होंने आंका है। पिछले अगर हम बैठक की बात करें तो उस समय भी जो कटनी के कलेक्टर और एसपी हैं उनको तत्काल हटाया गया था काम की लापरवाही के चलते। नीमच के एसपी को हटाया गया था लापरवाही के चलते और ग्वालियर के जो नगर निगम कमिश्नर हैं उनको हटाया गया था। और आज जिस तरह से बैठक के ठीक बाद उन्होंने एक्शन लेते हुए और जिस तरह से अधिकारियों को लापरवाही के चलते हटाया गया है, उसमें अगर बात की जाए तो गुना के जो एसपी हैं उनको हटाया गया है। निवाड़ी की एसपी वाहिनी सिंह को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके अलावा एसपी राजेश सिंह हटाए गए हैं जो कि गुना में एसपी थे। साथ ही सीएसपी टीएस बघेल को हटाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, बैतूल कलेक्टर राकेश सिंह भी हटाए गए हैं और नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को हटाया गया है। पिछली बार जिस तरह से एसपी को नीमच के हटाया था, इस बार कलेक्टर को हटाया गया है। तो एक्शन साफ दिख रहा है। और इस बैठक की बात करें, 11:30 बजे मंत्रालय में 11:30-12 के आसपास से मंत्रालय में बैठक शुरू हुई थी। कई मुद्दों को लेकर ये बैठक थी। एक तो कानून व्यवस्था को लेकर और दूसरी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्राथमिकता में है, उसको रखा गया था। इसके साथ ही जिस तरह से लगातार माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा की गई कि जो टास्क दिया गया था उसमें कितना काम हुआ। और मुझे लगता है कि यही सारी चीजें रही हैं जिसके चलते कार्रवाई की गई है। और जो आपने जिक्र किया कि लोगों की, जो अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई गई है। अगर अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की जाए तो उसमें ग्वालियर, दतिया, अलीराजपुर, मंदसौर, झाबुआ जिले आगे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो कलेक्टर एसपी हैं उनकी पीठ थपथपाई गई है। इसके अलावा अनूपपुर, आगर मामला, भोपाल, दमोह, होशंगाबाद जिले कार्रवाई में पीछे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सीएम के सख्त तेवर देखने को मिले और तल्ख लहजे में उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देशी विदेशी अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात में देखें तो जबलपुर, झाबुआ, राजगढ़, मुरैना, इंदौर इसमें आगे रहे हैं। यानी कि यहाँ के अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई है। इसके साथ ही गुना, अशोकनगर, दतिया, निवाड़ी, बालाघाट पिछड़े हैं। और यही कारण है कि हमने देखा कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, गुना, अशोकनगर और निवाड़ी, यहाँ के
एसपी सीएसपी हटाए गए हैं। तो बड़ी कार्यवाही कहेंगे कि बैठक के ठीक बाद अधिकारियों पर कार्रवाई करना। और यहां से एक साफ मैसेज है अपना सरकार का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, कि इसके जरिए कहीं ना कहीं सख्त निर्णय लिए जाएं और जो तमाम तरह के सवाल पहले, अगर बात की जाए 2018 के पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो ये सवाल उठते थे कि कहीं ना कहीं नौकरशाही हावी है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है, सुन नहीं रहे सरकार की। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन इस बार बिल्कुल मामला उलट है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कहीं मिलती है, समीक्षा बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं और अगर लापरवाही मिलने पर तत्काल वो एक्शन लेते हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई, जिस तरह से गुना की बात कर ले या नीमच की बात कर ले या अशोकनगर की बात करें, निवाड़ी की बात करें, उनके अधिकारियों को लापरवाही के चलते हटाया गया है। राजीव जी, एक बात और भी है, आपने अभी सुना होगा कुछ दिन पहले जब बजट भाषण पढ़ रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने भी कहा था गुड गवर्नमेंट नहीं, गुड गवर्नेंस की हम कोशिश कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस हो। तो वो जो है उस पर अमली जामा उस सूत्र वाक्य को पहनाते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हुए कदम है सरकार के, क्या कहेंगे? बिल्कुल गुड गवर्नेंस की तरफ सरकार बढ़ रही है, और क्योंकि इसको लेकर अपना जी सवाल भी तमाम तरह के उठे हैं। क्योंकि अगर हम 2018 तक की बात देखें तो 2018 में जिस तरह से कहा गया था कि सरकार ने अपनी तरफ से तो कोशिश की, लेकिन सही तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिला। और मुझे लगता है कि अब जिस तरह के कड़े फैसले हो रहे हैं, इसके जरिए एक मैसेज जरूर है अधिकारियों को लेकर कि आप समय रहते आप जिम्मेदार बन जाइए, आप जो सुशासन का हमारा मूल मंत्र है उस तरफ आप काम करिए, नहीं तो इस तरह का एक्शन होगा। और मुझे लगता है कि ये एक्शन दो तरफा काम करेगा। एक तो जिस अधिकारी ने लापरवाही की है उस पर कार्रवाई की गई है, साथ ही कहीं ना कहीं और लोगों के लिए एक मैसेज ये जाएगा कि नहीं, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तत्काल निर्णय ले रहे हैं, तत्काल फैसले ले रहे हैं, इसीलिए पूरे मुस्तैदी के साथ काम करिए, पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए। और सरकार की जो सोच है, सरकार की सोच के साथ अपनी केमिस्ट्री को मिलाइए, अपने कम्युनिकेशन को मिलाइए और एक बेहतर परफॉर्मेंस करिए। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में ये निर्णय है। और आज की बैठक की हम बात करें तो वो तमाम सारे मुद्दे थे, और सबसे ज्यादा जो आज के जो मीटिंग हुई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, उस पर कानून व्यवस्था ज्यादा फोकस रहा है। जो सरकार का टास्क है कि जो माफिया है, कोई भी माफिया हो, चाहे वो खनिज माफिया हो, चाहे वो जमीनों का अधिग्रहण करते हो, लोगों से हफ्ता वसूली करते हो, किसी तरह का माफिया हो, और मिलावट के खिलाफ जिस तरह से कमलनाथ सरकार में देखा गया कि मिलावट के खिलाफ कसावट, कहीं ना कहीं तो उसी मूल मंत्र को लेकर मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार और तेजी के साथ काम कर रही है कि इसके जरिए एक सख्त, बिल्कुल जो लोग मैसेज भी दे दिया उन्होंने कर रहे हैं, और अधिकारी अगर नहीं देख रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की। बिल्कुल। और अब हर एक्टिविटी पर जो है, हर योजना पर और हर जो योजनाओं के क्रियान्वयन जो किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, उस पर बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये तो थी बात शासन को चुस्त दुरुस्त करने की, और अधिकारियों को एक तरह से जो नसीहत दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उसके बाद उस पर अमल करके भी उन्होंने दिखा दिया। तो अब जो है मध्य प्रदेश में अधिकारी जो बेहतर काम करेंगे उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी, पीठ भी थपथपाई जाएगी, लेकिन जो लापरवाही बरतेंगे वो थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि अब एक्शन में है शिवराज। अगली खबर मैहर से, जहां बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस मांग के बीच कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास नहीं हो सका, यहां ना सड़कें हैं, ना कॉलेज है माफ कीजिएगा, ना ही टूरिज्म है। हर मामले में विंध्य और बुंदेलखंड फेल हैं। बता दें कि सूबे में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में बीजेपी विधायक का विकास ना होने की बात कहना कई सवाल खड़े करता है। क्या कुछ कहा नारायण त्रिपाठी ने, पहले आइए आपको सुनवाते हैं। विंध्य के लोगों को, विंध्य बुंदेलखंड के लोगों को विंध्य का पुनर्निर्माण करके सौगात दे दे कि विंध्य बुंदेलखंड कई दृष्टि में, खजुराहो, ओरछा, पन्ना का डायमंड, अकूत धन संपदा, विंध्य के तमाम सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सतना, सब कुछ भरा पड़ा है। विंध्य बुंदेलखंड को एक साथ
इसका फिर से पुनर्निर्माण करें, इसका पूरा संपूर्ण विकास हो सके। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, नारायण त्रिपाठी जी जो हैं वो लगातार विंध्य प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं, उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब वो मुखर भी हो रहे हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी जो हैं वो उनकी सियासत करने का जो तरीका है वो जुदा है औरों से, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, का नारायण त्रिपाठी की हम बात करें, जिनको लेकर वो अलग प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे हम बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड एक लंबे समय से अलग प्रदेश का मुद्दा रहा है। इसको लेकर कई हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने इसकी पैरवी की। अब नारायण त्रिपाठी विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह का वो जिक्र कर रहे हैं कि विकास में अछूते हैं, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, चाहे हम रोजगार की बात कर लें, चाहे सड़कों की हम बात कर लें, या जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लोगों के लिए होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। रोजगार लोगों के पास नहीं है, बड़े कोई उद्योग धंधे वहाँ पर नहीं है, कोई बड़े वहाँ पर संस्थान नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है जहाँ पर लोगों को काम मिल सके। हालांकि अगर हम विंध्य की बात करें तो विंध्य बुंदेलखंड से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से सीमेंट्स फैक्ट्री की हम बात करें या अन्य रोजगार के साधन की बात करें, लेकिन यहाँ समझना इस बात को लेकर होगा अविनाश जी कि नारायण त्रिपाठी जब कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी से विधायक हैं मैहर से, लेकिन वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़े करते आए हैं। कई बार ऐसा मौका आया कि जब ये लगा कि नारायण त्रिपाठी की जो नजदीकियां हैं वो कांग्रेस के साथ बढ़ रही हैं। वो लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ से, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ उनका मेल मिलाप था, कांग्रेस के नेताओं से उनका मेल मिलाप था, और ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द वो कांग्रेस में ना चला जाए। एक वाकया जब अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में हुआ तो उसमें शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी के अंगेस्ट जाके वहां पर वोटिंग की। तो शुरू से ही बीजेपी उनसे कहीं ना कहीं देखा जाए कि लगातार मान मनोबल उनसे चलता रहा। लेकिन अब बीजेपी सरकार में है, और बीजेपी ऐसी सरकार में है कि उसके पास बहुमत भी अच्छा खासा है। अब नारायण त्रिपाठी जो चाहते हैं, जो तवज्जो चाहते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति करने का उनका ट्रेंड रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर वो सरकार को मनवाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दूं अविनाश जी कि नारायण त्रिपाठी को लेकर पार्टी के भीतर ही जो एक वेटेज उनको मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मैंने भी देखा जब सरकार बनी बीजेपी की तो उस समय तमाम सारे जो आज नेता हैं, कई उसमें मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी के साथ वफादारी नहीं की, इन्होंने पार्टी के साथ गलत किया है, तो सवाल उन पर खड़े होते रहे हैं। हालांकि कई मोर्चों पर उनकी पार्टी के नेताओं से बातचीत भी हुई, बाकायदा संगठन ने भी उन्हें बुलाया। हमने देखा कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास भी हो गए, उनसे भी बातचीत हुई। और तो अब एक नई दिशा की तरफ, एक नई ट्रेंड की तरफ नारायण त्रिपाठी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि नारायण त्रिपाठी झंडा लेके निकल जाएं और अलग विंध्य प्रदेश बन जाए और अलग बुंदेलखंड प्रदेश बन जाए। ये संभव नहीं है। कौन सी टीम उनके साथ में है, कौन सा संगठन इसको लेकर उनके साथ काम कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी ऐसे समय में ये चाहते हैं कि इसके जरिए पार्टी का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हो, पार्टी उनको बुलाए और जो उनके चीजें हैं, जो उनकी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं माने। तो अभी नारायण त्रिपाठी भी दुविधा की स्थिति में है, क्योंकि जब वो कांग्रेस के पास जा रहे थे, कांग्रेस की सरकार अब नहीं है क्योंकि उसकी नजदीकी उस समय उनकी थी, अब बीजेपी में है और बीजेपी में शायद उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है। हालांकि वो बीजेपी के विधायक हैं और विधायक का एक जो विधायक के हिसाब से जो चीजें होती हैं वो उनके साथ हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही सारी कारण है कि एक अलग विंध्य या अलग बुंदेलखंड की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि कौन लोग उनके साथ में, कितने लोग उनके साथ, देखने वाली बात होगी। इतना जरूर है कि लेकिन नारायण त्रिपाठी ये जानते हैं कि कैसे ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जी का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए। जी और ये आए दिन कोई ना कोई उनकी जो सियासत करने का जो अंदाज है उसमें कोई ना कोई एक वो ऐसा शिगुफा छेड़ देते हैं कि सबका ध्यान उन पर बरबस चला ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो नारायण त्रिपाठी जो हैं इस वक्त विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर एक नए सिरे से
उसकी मांग उठा रहे हैं और अपनी ही सरकार को उन्होंने एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही दावा किया है कि भाजपा इस सत्र को पूरा नहीं चलने देगी और जल्द खत्म करवा देगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है, हमारे विधायकों ने जनहित के संदर्भ में तमाम सारे प्रश्न विधानसभा में लगाए हैं। ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रश्न पूछने की तैयारी है। किसान आंदोलन, रोजगार के संदर्भ में, कर्ज माफी के संदर्भ में और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, साथ ही रेत माफियाओं पर चर्चा करने की तैयारी है। देखिए, विधानसभा सत्र 23 तारीख से आरंभ हो रहा है। हमारी पूरी तैयारी है। हमारे विधायकों ने जनहित के संदर्भ में तमाम सारे प्रश्न विधानसभा में लगाए हैं। ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रश्न पूछने की तैयारी है और कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा ये सरकार करे, जैसे किसानों के आंदोलन के संदर्भ में, किसानों की कर्ज माफी के संदर्भ में, नौजवानों को। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर आगामी विधानसभा सत्र को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि उन्होंने काफी तैयारी की है, लेकिन बीजेपी शायद इस सत्र को पूरे समय नहीं चलने देगी। क्या कहेंगे? विधानसभा का जो आगामी सत्र है वो 23 मार्च से शुरू होना है, इसको लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अपनी जो तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में सवाल लगाने हैं, किस तरह से सदन की कार्रवाई जो है चलेगी। लेकिन वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा भी किया है कि बीजेपी जो है हमारे विधायकों के पूरे सवालों के जवाब नहीं देगी और बीच में ही सत्र को खत्म कर देगी। इस तरह का आरोप तो सीधा सीधा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाया। वहीं यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के में जो आपदा आई है उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार पर जो है निशाना साधा है। जी, सत्र शुरू होने से पहले ही अटकलें लगाना, अब बहरहाल ये सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां केंद्र सरकार के बजट में नए कृषि सेस टैक्स को लेकर छत्तीसगढ़ में अब राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पेट्रोल और डीजल पर जो सेस लगाया गया है वो वापस होना चाहिए। साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया। उन्होंने कहा, एग्रीकल्चर के नाम से जो सेस लगाया जा रहा है उसमें राज्यों का हिस्सा क्या होगा और अन्य टैक्स में हमारा हिस्सा तो निश्चित होता है। सेस का कितना पैसा राज्य को मिलेगा ये निश्चित होना चाहिए ताकि राज्यों के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में उसको लगाया जा सके। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एग्रीकल्चर सेस जो लगाया गया है वो किसानों के हितों के लिए लगाया गया है। सवाल इस बात का है कि जो आप सेस लगाए हैं पेट्रोल डीजल, ये तो वापस होना चाहिए। ऐतिहासिक वृद्धि हो रही है, एलपीजी में, गैस सिलेंडर में वृद्धि। नितिन चौबे हमारे स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ के, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, ये जो सेस पर लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? तौर पे छत्तीसगढ़ में आज सेस को लेकर जब मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया, जो छत्तीसगढ़ के सरकार के प्रवक्ता हैं और कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छत्तीसगढ़ का जो केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में जो सेस टैक्स लगाया है वो किसी भी हिसाब से क्लियर नहीं है और राज्यों के हितों में नहीं है। सबसे पहली बात तो कोई भी टैक्स जब होता है उसमें जी मंत्री निर्मला सीतारमण सेस टैक्स में राज्यों का क्या हिस्सा रहेगा, इसको लेकर कोई भी बात साफ तौर पे नहीं कही है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल में जो इनडायरेक्ट रूप से ये टैक्स थोपा जा रहा है उसमें राज्यों को नुकसान है और उसको लेकर ये स्थिति केंद्र को क्लियर करनी चाहिए। इससे निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ने वाली है। वही जो पूर्व कृषि मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस सरकार ये सबसे पहले बताए कि कृषि का डेवलपमेंट पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं। कृषि का डेवलपमेंट को लेते हुए ही इस सेस टैक्स को बिल्कुल कृषि कार्यों को, कृषि की अधोसंरचना को डेवलप किया जाए। चलिए नितिन जी, अब देखना होगा इस मामले में अब क्या कुछ आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां
मिर्जापुर में सब्जी मंडी समिति अहरोरा में किसानों के धान की खरीद न होने के कारण किसान यूनियन ने महापंचायत की। महापंचायत में किसानों ने बताया कि एनसीसीएफ एग्रो का खरीद केंद्र बंद हो जाने से सेंटर्स के पंजीकृत किसान अपने धान बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं और बिचौलियों का शिकार होकर 1000 से 1200 में धान बेचने पर विवश हैं। इसके अलावा किसानों को दूसरे सेंटर्स पर नमी, बोरे की कमी, नंबर का हवाला देकर वापस लौटाया जा रहा है, जिससे वो परेशान है। किसानों ने कार्रवाई करते हुए जल्द भुगतान की मांग की है। हम मांग करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर डीएस और एसडीएम साहब लेकर आवे और जो डिप्टी आरएमओ को यहाँ जो जिन किसानों ने पंजीकृत करा के यहाँ पर अपना प्रारूप जमा किया हुआ उनका धान। इस खबर पर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता वसीम खान हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। वसीम, पूरे देश में इस वक्त किसान आंदोलन की जो है आंच महसूस की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनरत हैं और दूसरी तरफ यहां देखने में आ रहा है कि धान खरीद को लेकर जो है किसान परेशान है। इस समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही और किसानों में आक्रोश है। क्या कुछ कहना है किसानों का और इसके जवाब में जिम्मेदार क्या कह रहा है? जी अविनाश जी, आपको बता दूं कि आज धान खरीद को लेकर मिर्जापुर के अहरोरा सब्जी मंडी में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत थी। इसमें किसानों ने कहा कि जो भी धान क्रय केंद्र बंद हो गए हैं उसको खोला जाए और धान खरीद की जाए। वसीम, इस मामले में मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, जो जिम्मेदार हैं, जो जहां धान खरीदी केंद्र के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका क्या जवाब है, उनका क्या कहना है? उन्होंने इस समस्या पर कोई संज्ञान लिया, इस पर कोई कार्रवाई करने की बात सामने आई है? जी, उनका यही कहना है कि ये जो है 3 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया गया है किसान यूनियन की तरफ से और जिम्मेदार पर्सन एसडीएम आज मौजूद थे। उनको ये पत्र दिया गया है कि धान क्रय केंद्र को जल्द से जल्द जो है खोला जाए और किसानों का धान जो है क्रय किया जाए। सबसे बड़ी बात बता दूंगी कि सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि 72 घंटे में खरीदे हुए धान का भुगतान किसानों को कर दिया जाएगा, लेकिन लोग बताते हैं, किसान बताते हैं कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक खरीदा गया धान आज तक भुगतान नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो वसीम, धान पर लेकर जो है अभी भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रही सरकार, और जल्द ही निराकरण हो जाए, किसानों को राहत मिले, यही हम उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।